अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार के लिए मूंगफली की फसल में किए जाने वाले कार्य। कैसे करें नियंत्रण गाजर घास खरपतवार का एक रिपोर्ट। अधिक उपज हेतु राजमा की वैज्ञानिक खेती। हमारे प्रदेश में हमारे जो किसान राजमा की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सी वैज्ञानिक तकनीकियों के बारे में ध्यान रखना होगा ताकि वो अपनी फसल से अच्छी उपज प्राप्त कर सके। तो कौन सी वो वैज्ञानिक तकनीक है, जानते हैं अन्नदाता कार्यक्रम के इस अंश में। आज हम बात करेंगे राजमा की वैज्ञानिक खेती की। इसकी हरी फलियों का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। भूमि व भूमि की तैयारी। राजमा की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त गहरी बलुई दोमट या दोमट भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से 6.0 के बीच हो वो उपयुक्त मानी जाती है। जल ठहराव की अवस्था इस फसल के लिए अति हानिकारक होती है। यदि खेत में नमी की कमी हो तो बोने से पहले पलेवा कर देना चाहिए। बुआई के समय खेत में बीज के अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना अति आवश्यक है। बुआई से पूर्व भूमि की अच्छी तरह जुताई व पाटा लगाकर तैयार कर लेना चाहिए। राजमा की उन्नतशील किस्में हैं स्वर्णलता, केंटू की वंडर, पूसा हिमलता। बीज की मात्रा। झाड़ीनुमा किस्मों के लिए 80 से 90 किलोग्राम तथा लता युक्त किस्मों के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। बीजोपचार। बीज जनित रोगों से बचाने के लिए 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज टान या थीरम फफूंदीनाशी से बुआई से पहले बीज को अच्छी तरह उपचारित करके बोना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। दलहनी फसल होने के बाद भी इसकी जड़ों में वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्रित करने वाली ग्रंथियां अन्य दलहनी सब्जियों के तुलना में कम मात्रा में बनती है, जिसके कारण अपेक्षाकृत खाद एवं उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है। अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, बुआई के 15 दिनों पहले 144 किलोग्राम यूरिया, 260 किलोग्राम सुपर फास्फेट सिंगल तथा 60 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। यूरिया की आधी मात्रा, सुपर फास्फेट सिंगल तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा आधारीय खुराक के रूप में बुआई के समय तथा नत्रजन की शेष मात्रा फूल आने की अवस्था में देना चाहिए। बीज की बुआई तथा दूरी। बीज की बुआई समतल खेत में या उठी हुई मेड़ों या क्यारियों में करते हैं। झाड़ीनुमा किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। लता युक्त चढ़ने वाले किस्मों के लिए 75 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 25 से 30 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं। बीजों की बुआई 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना उपयुक्त होता है। अंतः सस्य क्रियाएं। परीक्षणों के आधार पर पाया गया है कि फसल की प्रारंभिक अवस्था में एक निराई या गुड़ाई करने के पश्चात बढ़वार व पैदावार में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सिंचाई। बीज अंकुरण के लिए बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। पौधों की अच्छी बढ़वार व पैदावार के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यह फसल मृदा नमी के प्रति अति संवेदनशील है, अतः मृदा की नमी को ध्यान में रखते हुए नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। प्रमुख कीट। तने की मक्खी।
यह राजमा की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कीट है। इस कीट की चिड़ियां पत्तियों के अंदर घुसकर सुरंग बनाते हुए पर्णवृंत तथा तने में पहुंचकर पौधे को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। प्रबंधन: क्यूनाल फास 0.05% का घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रमुख रोग: श्याम व्रण। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम फलियों, बीज, पलकों व तनों पर काले रंग के धंसे चोट जनित धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। गंभीर रूप से प्रभावित पौधों के तने टूट जाते हैं। रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है। प्रबंधन: बीज को डाइथेनजिड 78 से उपचारित करें। कार्बेंडाजिम दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग-रोधी किस्मों का प्रयोग करें। गोल्डन मोज़ेक वायरस: इस रोग का वायरस विषाणु सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। रोग ग्रसित पौधों की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के बिखरे हुए धब्बों के रूप में प्रकट होकर पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। पत्तियों में हरित लवक आंशिक रूप से या पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। प्रबंधन: सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए मोनोक्रोटोफास या मेटासिस्टाक्स दवा की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में या इमिडाक्लोरोपिड दवा की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें। तुड़ाई: फलियों की तुड़ाई हमेशा मुलायम एवं हरी अवस्था में करनी चाहिए। राजमा की झाड़ीनुमा किस्मों में हरी फलियों की औसतन 60 से 70 क्विंटल व लता युक्त चढ़ने वाली किस्मों में 90 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। सूखे दानों की उपज औसतन 12 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई गई है। हमारे जिन किसानों ने मूंगफली की फसल लगा रखी है, इस समय उनकी फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्था में होगी। अगर किसान भाई अपनी फसल से अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने की आवश्यकता होगी। तो कौन कौन से हैं वो महत्वपूर्ण कार्य, जिसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। किसान भाइयों, आपने मूंगफली की फसल बोए होंगे जो कि अभी निंदाई गुड़ाई के काबिल हो गई होगी। किसान भाइयों, इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए आप इसमें या तो डोरा चलाए, खुरपी चलाए, इनसे आप खरपतवार नियंत्रित करें। अन्यथा ये जो हम फसल को जो पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तो अधिकांश भाग इसका खरपतवारों द्वारा उपयोग किया जाता है और हमारी जो मुख्य फसल है उसको कम मिलता है। इसलिए हम इन खरपतवारों का नियंत्रण या तो रासायनिक विधि से करें या यांत्रिक विधि से करें, है ना। तो इससे एक तो खरपतवार भी नियंत्रित होता है, दूसरा हम देखते हैं कि वायु संचार अच्छा होता है, जिससे कि हमारी फसल अच्छी गति से बढ़ती है और स्वस्थ रहती है। किसान भाइयों, दूसरी मूंगफली में पोषक प्रबंधन की बात आती है तो इसमें हम नाइट्रोजनधारी उर्वरक तो बहुत कम देते हैं। हम इसके लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करते हैं, क्योंकि ये दलहन है। इसमें ऑलरेडी जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो वातावरण की नाइट्रोजन को ज़मीन में फिक्स करता है और नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। इस कारण इसमें हमको यूरिया या नत्रजन युक्त उर्वरकों की कम ज़रूरत पड़ती है। सल्फर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। हम कई बार सल्फर को शामिल नहीं करते हैं, तो आप सल्फर ज़रूर दें। और जो सल्फेक्स पाउडर जो आता है 90% का, इसको हम अगर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करते हैं तो ये सल्फर की पूर्ति करने के साथ साथ फंजीसाइड का भी काम करता है। अगर हमारी फसल में कोई ऐसे टिक्का जैसी बीमारियां हैं, है ना, अगर बीज उपचारित नहीं करते, कहीं कवक जनित बीमारियां होती है तो उसको भी ये नियंत्रित करता है। इसको अवश्य उपयोग करें। मूंगफली में हम जैसे फलियों को अगर देखते हैं कि उनका भराव ठीक से नहीं होता है, छोटे आकार के, और दूसरा हम जो देखते हैं कि पत्तियों पे अगर लाल धब्बे पड़ते हैं तो ये जिंक की कमी के कारण होता है। और जिंक की पूर्ति के लिए हम EDT चिलेटेड जिंक ये 100 ग्राम लगता है 1 एकड़ के लिए, तो ये 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से हम अगर स्प्रे करते हैं तो इससे भी हम निजात पा लेते हैं। किसान भाइयों, हम कीट प्रबंधन में जैसे देखते हैं मूंगफली में सफ़ेद कीड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसके नियंत्रण के लिए भी हम कार्बोफ्यूरान 5 से 8 किलोग्राम का भुरकाव करके सिंचाई करें, ताकि ये ज़मीन में अच्छी तरह से मिल जाए। तो ज़मीन में जो सफ़ेद ग्रब्स कहते हैं उसको, सफ़ेद गिडार, इसका हम नियंत्रण कर देते हैं। ये भी जड़ को काट के पूरे पौधे को मार देता है, तो हम इससे भी निजात पा जाते हैं। दूसरे रस चूसक कीड़े, इसमें एफिड जैसी
सफ़ेद मक्खी, इनका भी प्रकोप होता है और ये सीधे रस चूस के फसलों को नुकसान करते हैं। तो आप क्लोरोपाइरीफास 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें और इनसे भी निजात पाए। दूसरा, रोगों में हम देखते हैं इसमें तो जो टिक्का बीमारी होती है सभी किसान जानते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए भी कोई सिस्टेमिक फंजीसाइड जैसे कार्बनडाजिम, मैंकोजेब का स्प्रे हम 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करते हैं, तो इसको भी हम नियंत्रित कर लेते हैं। किसान भाइयों, इसमें दूसरा रोग जो पीला मोजेक के नाम से होता है, और आपने देखा होगा कई तरह के हम स्प्रे भी करते हैं तो ये नियंत्रित नहीं होता है, क्योंकि ये वायरस जनित होता है और इस पर नियंत्रण पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप सबसे पहले तो हमने बताया था कि जैसे रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण, अगर हम इनका नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये रोग ग्रसित पौधे से भोजन लेता है, और दूसरी बार जब स्वस्थ पौधे पे ये आश्रय लेता है तो ये बीमारी विषाणुओं को ट्रांसफ़र करते हैं, स्वस्थ पौधे में भी पहुंचा देते हैं और बीमारी फैलाते हैं। तो सबसे पहले तो आप रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण करें। और दूसरा, जैसे कोई अगर रोग ग्रसित पौधा है पीला मोजेक से, तो उसको आप उखाड़ के गड्ढा बना के उसमें दफना दें ताकि वायरस फैल ही ना पाए। तो ये मोटे मोटे इसके उपचार थे। तो किसान भाइयों, जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समय समय पर उपयोग करके मूंगफली का ज़बरदस्त उत्पादन ले। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पार्थेनियम एक ऐसा खरपतवार है जो कि फसलों के साथ साथ मानव और पशु के लिए हानिकारक होता है। इसके नियंत्रण के लिए सामूहिक आंदोलन की जरूरत है, पर उन सामूहिक प्रक्रियाओं में किन किन बातों को अमल में लाना आवश्यक है, इसकी जानकारी के लिए देखिए हमारे कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। पार्थेनियम घास या गाजर घास, यह 1960 के दशक में हरित क्रांति के समय मेक्सिको से खाद्यान्न आयात के दौरान दबे पांव भारत में आया, इसलिए इसे मैक्सिकन घास भी कहते हैं। परंतु आज के दौर में यह खरपतवार लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में देश भर में महामारी की तरह फैल चुका है। यदि इसकी पहचान की बात करें तो यह 1 वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक होती है। इसका तना रोएदार एवं अत्यधिक शाखा युक्त होता है। पत्तियां गाजर की तरह होती हैं तथा फूलों का रंग सफेद होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक पौधा 5 से 25 हजार तक बीज पैदा करता है। इसके बीजों में सुषुप्त अवस्था नहीं होती, जिसके कारण बीज जमीन पे गिरते ही थोड़ी सी नमी पाकर पुनः अंकुरित हो जाते हैं और नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। गाजर घास का पौधा 3 से 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है और 1 वर्ष में इसकी 4 पीढ़ी पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा यदि गाजर घास के हानिकारक पहलुओं पर चर्चा करें तो यह गाजर घास मनुष्यों में अस्थमा,
चर्म रोग, कैंसर, एलर्जी इत्यादि विभिन्न रोग उत्पन्न करती है। साथ ही यदि मवेशी इसे चर लें तो उन्हें चर्म कैंसर भी हो सकता है। कभी कभी तो गर्भपात भी हो जाता है। साथ ही साथ कार्य क्षमता व दुग्ध उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। यह खरपतवार पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा कर उनकी बढ़वार को रोककर लगभग 70 से 72% तक का नुकसान कर जाता है। एक खास बात है इस खरपतवार की कि ये पौधा जहाँ उगता है वहाँ अन्य पौधों को नहीं उगने देता। इसके बीज हवा के साथ उड़कर, जल के साथ बहकर, मिट्टी, पैरों, जानवरों के खुरों इत्यादि से चिपककर अन्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं। यह खरपतवार अपना नटखट स्वभाव तो तब जाहिर करता है जब मौसम समाप्त होने लगता है, तो यह अत्यंत कम समय में परिपक्वता अवस्था को पूरा कर लेता है और छोटे छोटे पौधे में फूल निकल आते हैं, जिससे इनका जीवन चक्र जल्द ही पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में गाजर घास का नियंत्रण हर किसान व हर नागरिक का प्रथम दायित्व बनता है। अतः इस खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए समेकित नियंत्रण पद्धति को अपनाना होगा, जो कि इस प्रकार से है। गाजर घास को फूल आने से पहले जड़ से उखाड़कर जला देना चाहिए। ध्यान रहे कि उखाड़ते समय हाथ में दस्ताने अवश्य पहने। नंगे हाथ से गाजर घास नहीं उखाड़ें। आकृषित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा वाले पौधे जैसे चकोरा या औषधीय पौधे घुंघरू को लगाकर गाजर घास की वृद्धि एवं विकास को रोका जा सकता है। घर के आसपास संरक्षित क्षेत्रों में गेंदे के पौधे लगाना चाहिए। कृषि क्षेत्रों में शीघ्र बढ़ने वाली फसलें ढैंचा, ज्वार, बाजरा आदि की फसलें लेनी चाहिए। कृषि क्षेत्रों में गाजर घास के नियंत्रण करने के लिए धान की फसल में ब्यूटाक्लोर 1.5 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व, ज्वार तथा बाजरा में एट्राजीन 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, सोयाबीन की फसल में ऑक्सीफ्लूओरफेन 0.15 किलोग्राम सक्रिय तत्व, राजमा, भिंडी, टमाटर की फसल में एलाक्लोर 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व, आलू टमाटर की फसल में मेट्रोब्यूजेन 0.50 से 0.75 किलोग्राम, मूंग, अरहर, उड़द में पेंडामिथलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव बुआई के तुरंत बाद या अंकुरण से पूर्व करना चाहिए। लेकिन गेहूं की फसल में 2,4-D 0.50 से 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व बुआई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव करना लाभकारी रहता है। आकृषित क्षेत्रों में शाकनाशी रसायन जैसे ग्लाइफोसेट 1% का घोल फूल आने से पहले छिड़काव करना चाहिए। जैविक नियंत्रण के अंतर्गत जाइगोग्राम बाइकोलेरेटम नामक कीड़े को वर्षा ऋतु में गाजर घास पर छोड़ देना चाहिए। फूल आने से पहले गाजर घास को उखाड़कर कंपोस्ट बनाने में व्यवहार कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर। तो किसान भाइयों, शाकनाशी रसायन के छिड़काव हेतु फ्लैट पैन नोजल का प्रयोग करें। शाकनाशी रसायनों की अनुमोदित मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर ही छिड़काव करें। छिड़काव करते समय पूरे कपड़े, दस्ताने व चश्मे का प्रयोग करें। तेज हवा के समय छिड़काव नहीं करना चाहिए। रसायनों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि छिड़काव के समय वर्षा की संभावना न हो। किसान भाइयों, यदि इन सभी प्रक्रियाओं को सामुदायिक रूप से समूह स्तर पर अमल में लाया जाए तभी इस खरपतवार का समूल विनाश हो सकता है और ये हम सभी का दायित्व भी बनता है। तभी बन सकता है स्वच्छ पर्यावरण तथा स्वच्छ जीवन। आगे और भी कुछ है रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द होते हैं हाजिर। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की,
हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज मैं किसान भाइयों को जो है ब्रॉयलर के बड़े मुर्गियों के बारे में या लेयर मुर्गियों का किस तरीके से देखभाल होनी चाहिए। तो इस दौरान जो है अगर आप खिड़कियों को खुला रखें, वेंटिलेशन सही रखें, अगर लीटर भी गीला हो जाता है तो हमको ये विशेष ध्यान में रखना होगा कि खिड़की जो है वो खुला तो होना ही चाहिए, साथ में जो है जो लीटर जो है जो कि गीला हो जाता है उसमें जो है आप चूना का प्रयोग कर सकते हैं। और चूना के अलावा जो है आप सूखे लीटर को, मतलब जो लीटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या तो भूसा या बुरादा या जो कुछ भी हो, हम जो इस्तेमाल करते हैं फ्रेश यानी सूखे हुए हो, गीला ना हो, उसको हम कर सकते हैं ताकि जो है लीटर जो है सूखा मेंटेन हो, ड्राई फॉर्म में मेंटेन हो। मुर्गियों को भी जो है काफ़ी अधिक मात्रा में पानी, शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए प्रबंधन व्यवस्था में। और इसके साथ ही साथ हम जो है पानी में जो है हम कुछ दवाई जैसे कि मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेस, जिससे कि स्ट्रेस ना हो, बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है बाज़ार में उपलब्ध है। तो इस तरीके का जो है दवाइयाँ जो कि स्ट्रेस को रोकने में काम आती है, तो इस तरीके का आयुर्वेदिक दवाई या आयुर्वेदिक टॉनिक, कुछ लिवर टॉनिक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भी जो है अलग अलग जो लिवर टॉनिक बाजार में उपलब्ध है, जैसे लिव 52 हुआ, स्ट्रेस रोक हुआ, इस तरह के कई सारे लिवर टॉनिक, कई सारे मल्टीविटामिन, कॉन्सिटोन, कई सारे इस तरह की जो है दवाई आ रही है मार्केट में, कई कंपनियों की आ रही है। तो किसान जो है इस तरीके का दवाइयाँ जो है संभवतः अच्छा होगा अगर किसान जो है उसके पानी में उसको मिलाकर मुर्गियों को पिलाए, क्योंकि दाने कभी कभी क्या होता है कि मुर्गी दाने कम खाती है इस मौसम में क्योंकि गर्मी की वजह से, लेकिन पानी जो है मुर्गी काफ़ी पिएगी। और इसके अलावा जो है इस मौसम में जो है कभी कभी अगर दाना पुराना होता है, मान लीजिए कि कभी 2 महीने से ज़्यादा होती है, तो कभी कभी दाना जो है वो दाना में नमी आ जाती है, मतलब दाना में उमस काफ़ी आ जाती है। किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना होगा कि मुर्गी के दाना जो है वो जो है उसमें 11% से अधिक नमी ना हो, और फ्रेश दाना जितना संभव हो सके फ्रेश दाना का प्रयोग किया जाए। दाना देने के बाद भी जो है अगर किसान भाइयों को लगता है कि कहीं पे मुर्गियों की ग्रोथ इस मौसम में कम आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है कॉपर सल्फेट, 1% कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल पानी में कर सकते हैं या फिर फीड में भी कर सकते हैं। सींग रोधन से एक तो जानवरों में जो हार्न कैंसर होने की संभावना रहती है यह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त लड़ाई के दौरान एक दूसरे को चोट नहीं लगती है। इसके अलावा पशु में जो, इसके साथ साथ किसान भाइयों, आप जानवरों को कम जगह में ज़्यादा रख सकते हैं। और ये सींग रोधन जो होता है बड़ा आसान सा है। छोटा सा जो जानवर होता है, पैदा होने के 1 हफ्ते के अंदर आप उसके थोड़ा सा सर पे टच करिए, कहीं पर उसको छुइए, जहाँ पर आपको उसका कलिका सी दिखाई पड़े, महसूस हो, वहीं पर थोड़ा सा ब्लेड से हल्का सा जगह बना लीजिए। और उसके बाद कास्टिक पोटास का जो विलेन होता है, इस विलेन में रुई को आप भिगो लीजिए, और भिगोने के बाद उस रुई को धीरे धीरे करके आप उस पर रब करिए, मालिश कर दीजिए। मालिश करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है कि खून सा आ जाएगा, और उस रुई को वहीं पर चिपका के आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जैसे जैसे वो जो है घाव भरता जाएगा, वो अपने आप जो है रुई सूख करके झड़ जाएगी। तो ये छोटे जानवरों पर सींग रोधन हो। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपको विलेन नहीं मिलता है तो कास्टिक पोटास की छड़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्टिक पोटास की छड़ का इस्तेमाल करने का तरीका ये रहता है
कि आप जानवर का जहाँ पर बड है उसको थोड़ा सा स्पेस साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद कागज़ की सहायता से या उसके होल्डर की सहायता से कास्टिक पोटास की छड़ को अच्छी तरह पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद जहाँ पर उसका बड है उसी पर रख करके थोड़ी देर जला दीजिए। जलाने के उपरांत क्या होता है कि उससे थोड़ा सा एक विलेन सा निकलेगा, लेकिन उससे जो है आपको अपने जानवर की आँख को बचाना है, क्योंकि यदि आँख में चला जाएगा तो जानवर के अंधे होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों एक डिहार्नर आता है, ये इलेक्ट्रिक डिहार्नर होता है और इसमें क्या करते हैं कि कास्टिक पोटास और या कास्टिक पोटास का जो विलेन है इसकी जगह पर हम बड को उसी इलेक्ट्रिक डिहार्नर से जला देते हैं और जड़ तक जलने के पश्चात फिर इसमें से सींग निकलने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर इसमें जरा सी चूक हो गई, क्योंकि अगर थोड़ा पूरी तरह से इसमें जानवर के अगर जड़ तक नहीं जला है, अगर किनारे से भी तो सींग निकल जाता है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर किसी अच्छे टेक्नीशियन से आप कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है सींग रोधन में सफलता मिलेगी। आपने कहीं बड़ा जानवर खरीदा, अब उसमें सींग रोधन कैसे करें, तो उसके सींग रोधन के लिए ये है कि आप या तो उसको आरी से काटें या एक आता है इलस्ट्रेटर, ये एक रबड़ का मोटा सा छल्ला होता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप जो कार्य करेंगे वो किसी टेक्नीशियन की ही मदद से करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि जो जानवर जिसका सींग रोधन करना है, बड़ा जानवर है, उसके सींग पर एक जो है बड़ा सा हम टाइट सा छल्ला चढ़ा देते हैं और ये छल्ला जो है वो सींग में पोषक तत्वों की आपूर्ति को रोक देता है और इसके रोकने से क्या होता है कि सींग थोड़े दिन में जो है सूख जाता है और सूखने के उपरांत आप इसको काट करके अलग कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बरसात में मधुमक्खियों के आहार की व्यवस्था, फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।